सन 47 में जब भारत आजाद हुआ तब देश सिर्फ खुशियों से नहीं भरा था। वो थका हुआ था, विभाजन के दर्द से गुजरा हुआ था, लाखों लोगों के पुनर्वास का बोझ था। इकॉनमी कमजोर थी और इंस्टीट्यूशंस अभी नए थे। इसी माहौल में भारत को मिला अपना पहला प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं आदर्श सिंह। आइए आपको अपने यूट्यूब चैनल दी एनसीईआरटी पापा पे स्वागत करता हूं आप सबका। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपने देश के, हमारे भारत देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल और उनके जीवन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी से। 1947 से 1964 तक इनका पूरा का पूरा कार्यक्रम रहा। नेहरू जी एक फ्रीडम फाइटर थे, पर उससे भी ज्यादा वो एक थिंकर थे। उनकी सोच मॉडर्न, साइंटिफिक और लिबरल थी। उन्होंने भारत को तुरंत किसी रिलीजियस या मिलिट्री स्टेट की तरह सेप नहीं किया, बल्कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह बनाया। उनका सबसे बड़ा योगदान था इंस्टीट्यूशंस बनाना, आईआईटी, एम्स, डीआरडीओ। इलेक्शन कमीशन को भी मजबूत किया। प्लानिंग कमीशन के थ्रू 5 ईयर प्लान्स लाना, ये सब काम उन्होंने किया। उनका मानना था कि अगर भारत को स्ट्रांग बनाना है तो हेवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर को ग्रो करना होगा। फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान नॉन अलाइनमेंट चूज किया, मतलब ना अमेरिका के कैंप में और ना ही सोवियत के कैंप में। ये एक बोल्ड डिसीजन था, लेकिन हर कहानी में एक स्ट्रगल होती है। 1962 का चाइना वॉर उनके करियर का सबसे बड़ा झटका था। देश को मिलिट्री डिफीट मिली और नेहरू की इमेज को भी काफी नुकसान हुआ। 1964 में उनका देहांत हो गया। उनके बाद तुरंत प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं हो पाया, इसलिए थोड़े समय के लिए एक इंटरिम व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई, मतलब कि एक एक्टिंग प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी। 1964 में उन्होंने नेहरू जी के कार्यभार को संभाला। ध्यान रहे कि एक एक्टिंग प्रधानमंत्री भी उतना ही पावरफुल होता है जितना कि एक ऑर्डिनरी प्रधानमंत्री। गुलजारी लाल नंदा असल में होम मिनिस्टर थे। नेहरू के निधन के बाद जब तक रूलिंग पार्टी नया लीडर चुनती, तब तक उन्होंने केयर टेकर प्रधानमंत्री का रोल निभाया, मतलब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने कोई बड़े पॉलिसी चेंजेस नहीं किए। उनका काम सिर्फ सिस्टम को स्टेबल रखना था। और इसके बाद देश को मिलते हैं सबसे प्यारे और सबसे पावरफुल और सबसे सरल लोगों में से एक प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। 1964 से 1966 तक का इनका पूरा कार्यकाल रहा। शास्त्री जी पर्सनालिटी में बहुत ही शांत और सरल व्यक्ति थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग में बहुत मजबूत। उनके टाइम पर देश को बड़ी चुनौतियां मिली, फूड क्राइसिस और 1965 का इंडो पाक वॉर। उन्होंने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया। ये सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये देश के डिफेंस और एग्रीकल्चर दोनों को इंपॉर्टेंस देने का संकेत था। उनके दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन की ग्राउंड वर्क भी शुरू हुई थी। सन 1966 में ताशकंद समझौते के बाद उनकी अचानक मृत्यु हो गई। देश फिर से एक ट्रांजिशन में चला गया। फिर क्या, गुलजारी लाल नंदा जी फिर से एक्टिंग पीएम बने 1966 में। एक बार फिर नंदा जी ने टेम्परेरी जिम्मेदारी संभाली जब तक नई लीडरशिप चूज नहीं हो गई। फिर आती हैं देश की सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री अब तक की, और काफी कंट्रोवर्शियल भी। पावरफुल और कंट्रोवर्शियल दोनों को समझेंगे। इंदिरा गांधी की कहानी पावर और कंट्रोवर्सी दोनों से भरी है। शुरुआत में लोगों ने उन्हें कमजोर समझा, पर धीरे धीरे उन्होंने अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर दी। 1969 में बैंक नेशनलाइज किया। देश की बैंकिंग सिस्टम को गवर्नमेंट कंट्रोल में लाकर गरीबों तक क्रेडिट पहुंचाने का प्रयास किया। 1971 में बांग्लादेश वॉर में भारत ने निर्णायक जीत हासिल की। इस जीत ने उनकी इमेज को बहुत मजबूत किया। लेकिन 1975 में इमरजेंसी लगाना उनके सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन में से एक। प्रेस सेंसरशिप एक्ट लगाना, ऑपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी करवाना, डेमोक्रेसी पर बहुत सवाल खड़े किए। मतलब एक तरह से ये खतरा था डेमोक्रेसी के लिए। 1980 में वो फिर से पावर में आई, लेकिन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। देश फिर से टर्मोइल में गया।
देश को लगभग हिला दिया उनकी हत्या ने। फिर आते हैं देश के सबसे पहले नॉन कांग्रेस पीएम श्री मोरारजी देसाई जी। 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल। इमरजेंसी के बाद देश ने पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार देखी। मोरारजी देसाई ने डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की कोशिश की। 44th अमेंडमेंट लगाकर इमरजेंसी पावर्स को लिमिट किया। उनकी गवर्नमेंट कोalition थी, यानी कि गठबंधन की सरकार थी, इसीलिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। और फिर देश को मिलते हैं 1979 में चरण सिंह। चरण सिंह एक किसान नेता थे। उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, लोकसभा पे मेजोरिटी प्रूफ ही नहीं कर पाए। उनका टेन्योर काफी छोटा रहा, लेकिन उनकी पहचान किसानों की राजनीति से प्रतिनिधि के रूप में बनी। फिर आते हैं देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, जिन्होंने मात्र 40 वर्ष की आयु में देश का प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी जी। राजीव गांधी सबसे युवा पीएम बने, लेकिन उनका फोकस था मॉडर्नाइजेशन पर। कंप्यूटर और टेलीकॉम रेवोल्यूशन का फाउंडेशन इसी पीरियड में पड़ा। पंचायती राज रिफॉर्म्स की ग्राउंड वर्क हुई, लेकिन बोफोर्स स्कैंडल ने उनकी इमेज को काफी डैमेज किया। फिर भी उन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी के रास्ते पर डालने का जो भी यथासंभव प्रयास था वो किया। फिर आते हैं देश को मिलते हैं एक नए प्रधानमंत्री वीपी सिंह। 1989 टू 1990। उनका टेन्योर भी छोटा था, लेकिन मंडल कमीशन इंप्लीमेंट करना एक हिस्टोरिक डिसीजन था। ओबीसी रिजर्वेशन ने इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों को डीपली अफेक्ट किया। फिर आते हैं बिहार के बलिया के बाबू साहब श्री चंद्रशेखर सिंह जी। पर इनका कार्यकाल काफी ज्यादा आपको समझ में आएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तो दौर था ही, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, इकोनॉमिक सिचुएशन भी खराब हो रही थी। ये ट्रांजिशन फेज था जो आगे चलकर एक बहुत बड़े रिफॉर्म की तरफ जाएगा। और फिर आते हैं वो जिनके समय में बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स और स्कैम्स को भी दिखाया गया था, लेकिन इकोनॉमिक को भी काफी अच्छी रिफॉर्मेशन इन्होंने की थी, श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। 1991 में भारत इकोनॉमिक क्राइसिस में था, जैसा कि आपने अभी चंद्रशेखर जी के टाइम पर समझा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग खत्म हो चुका था। इसी दौर में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू की और एलपीजी रिफॉर्म्स ने इंडियन इकोनॉमी को क्लोज सोशलिस्ट मॉडल से मार्केट ओरिएंटेड मॉडल बना दिया। ये टर्निंग पॉइंट था। एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आइए, और इसके बाद देश को एक बहुत बड़े प्रवक्ता, एक बहुत बड़े कवि और सबके चहेते श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में एक नया प्रधानमंत्री मिला। अटल जी एक अच्छे ऑरेटर थे और कॉन्सेंसस बिल्डर थे। 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट से इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर को ओपनली डिक्लेयर किया। कारगिल में उनकी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग रही और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को नया डायरेक्शन दिया। और इनके समय से ही कोएलिशन पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी लानी शुरू हुई, यानी गठबंधन की सरकारों को स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हुई। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और फिर देश को मिलते हैं मनमोहन सिंह जी। 2004 से 2014 एक इकोनॉमिस्ट पीएम। उनके दौर में राइट्स अच्छे लॉज आए, जैसे कि आरटीआई, आरटीई और पॉलिसीज जैसे कि एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। वेलफेयर स्टेट मॉडल काफी एक्सपेंड हुआ, इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो हुई, लेकिन सेकेंड टर्म में करप्शन एलिगेशन और पॉलिसी ने पैरालिसिस ने काफी ज्यादा कांग्रेस और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, काफी क्रिटिसिज्म हुई। फिर मिलते हैं देश को अब तक के सबसे ऐतिहासिक, सबसे चहेते और सबसे पावरफुल ग्लोबल लीडर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ नरेंद्र मोदी। मोदी इरा में सेंट्रलाइज लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेजिंग दिखाया। जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, आर्टिकल 370 का रिमूवल होना, डिजिटल इंडिया,
यूपीआई रेवोल्यूशन, राम मंदिर और भारत को एआई समिट तक पहुंचाने का काम देश के इन प्रधानमंत्री ने किया। ये बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। G20 की प्रेसिडेंसी मिली, फॉरेन में भारत का लगभग बहुत नाम हुआ, फॉरेन पॉलिसीज में इंडिया का ग्लोबल प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग रहा। सपोर्टर्स के लिए एक डिसीजन लीडरशिप है और क्रिटिक्स के लिए एक स्ट्रांग सेंट्रलाइजेशन का विषय। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सन 47 का भारत और आज का भारत बहुत अलग है। हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की चुनौतियों के हिसाब से देश को सेव किया। कोई इंस्टीट्यूशन बिल्डर था तो कोई वॉर लीडर, कोई रिफॉर्मर तो कोई वेलफेयर आर्किटेक्ट, कोई स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मर था। खैर, ये कहानी सिर्फ व्यक्तियों की नहीं है, ये भारत के एवोल्यूशन की कहानी है। और सेशन को एंड करने से पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज अपने परिवारजन, अपने दोस्त मित्र और अपने जितने भी करीबी लोग हैं उनसे शेयर करें ताकि उनको भी इस देश के प्रधानमंत्री की पूरी जर्नी समझ में आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।